चक्रव्यूह में बात ट्रंप की करते हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शेर पे सवा शेर, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो ट्रंप कल तक दुनिया में टैरिफ की दहाड़ मार रहे थे, वो आज व्हाइट हाउस में माथा पीट रहे हैं। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए, जिसमें ट्रंप बीच में फंसे हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ खामेनेई ने अमेरिका की तबाही का फाइनल प्रिंट भी रिलीज कर दिया है। अब ट्रंप के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। कैसे पीएम मोदी ने कूटनीतिक के चक्रव्यूह में ट्रंप को फंसा दिया है, यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव की कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से दुनिया की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है। ट्रंप ईरान को लगातार दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खामेनेई है, जो कह रहे हैं कि ईरान अकेला है लेकिन कमजोर नहीं है, जुल्म के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी रगों में हुसैनियत दौड़ती है। शहादत हमारी ताकत है, हमारी विरासत है। सर कट जाए मगर सर जुल्म नहीं झुकेगा। इतना तो तय कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में तबाही का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, जिसको तीसरा विश्व युद्ध भी माना जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्धपोत भेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही वहां तैनात है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमेरिकी सेना को हमले का आदेश देने वाले हैं? यह सवाल सबके मन में घर कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब तत्काल और भयानक तरीके से दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी मिसाइल पावर के दम पर पिछले साल ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर दिया। इसीलिए अमेरिका वो भूल अब नहीं दोहराना चाहेगा, जिससे दुनिया में उसके सुपर पावर होने का भूत उतर जाए। लिहाजा ट्रंप अभी सिर्फ धमकी के साथ चलना चाहते हैं। ईरान को धमकाते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उसने बिना शर्त परमाणु समझौता नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप इतना बोलते हैं कि उन्हें दुनिया ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। सुबह उनका भोंपू चालू हो जाता है। कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड के चक्कर में यूरोप को धमकाते हैं। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा है। ट्रंप कुछ करें या ना करें, लेकिन अरब देशों ने तो फंदा टाइट कर दिया है। ट्रंप की धमकियों के बीच इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के पक्ष में तनकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई, इराक जैसे देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हुती, हिजबुल्ला, हमास भी अमेरिका से तो दो हाथ लगातार कर ही रहे और तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं। धमकी देने के मामले में मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं होगा जो ईरान का मुकाबला कर पाए। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर खोमेनी की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो हम उसका केवल हाथ ही नहीं काटेंगे, उसके देश को भी तबाह कर देंगे। ट्रंप खूब बोल रहे हैं, ईरान को जमकर धमका रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खामेनेई खामोश हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं। ट्रंप को इशारों में कह रहे हैं, मान जाओ, धमकाना छोड़ दो, नहीं तो अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे ट्रंप की 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या अमेरिका पर ईरान के बम बरसने वाले हैं? क्या खामेनेई ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है? क्या ईरान की तूफानी मिसाइलों को अब सिर्फ आदेश का इंतजार है? क्या अब वो होने वाला है जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब महायुद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। अब तो खामेनेई ने अमेरिका के खात्मे का ट्रिगर भी दबा दिया है। किसी भी वक्त ईरान अमेरिका पर बारूदी बारिश कर सकता है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं।
ये वीडियो ईरान के कोम शहर में स्थित जामकरन मस्जिद का है, जहां कल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नमाज अदा करने पहुंचे। जामकरन मस्जिद शिया मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े फैसले लेने से पहले खामेनेई जामकरन मस्जिद जाते हैं। शिया इस्लामी शासन में जामकरन मस्जिद से बड़ा निर्णय लेने की परंपरा है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि खामेनेई अब अमेरिका को सबक सिखाने का फाइनल फैसला ले चुके हैं। 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इजराइल पर हमलों से पहले जामकरन मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। इसके बाद ईरान की मिसाइल पावर ने इजराइल के कई शहरों में कोहराम मचा दिया था। एक तरफ खाड़ी में ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रंप विरोधी अरब देश नमो नमो कर रहे हैं। दुनिया भर के इस्लामिक देशों को एक साथ दिल्ली बुलाकर पीएम मोदी ने ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया है। कल से दिल्ली में 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये बैठक भारत अरब संबंधों को नई दिशा देने, व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती देने का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। दुनिया भर की निगाहें दिल्ली के भारत मंडपम पर लग गई हैं, जो इस बैठक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले भारत ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स हुई और अब अरब देशों के साथ ये नई डील, यानी एक हफ्ते के अंदर पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरा झटका देने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, गाजा में शांति दूत बनने का जो चक्रव्यूह ट्रंप ने रचा था, उसमें वो खुद ही फंस गए। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका ने लगभग 60 देशों को आमंत्रण भेजा था। इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन शामिल सिर्फ 25 देश हुए, जिसमें अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान भी शामिल था। ज्यादातर दुनिया के देशों को नौटंकीबाज ट्रंप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमेरिका शांति के लिए आग लगाने के लिए फेमस हो चुका है। दुनिया देख चुकी है इराक, कुवैत, गाजा, सीरिया में अमेरिका के ने क्या किया। जब यही अमेरिका शांति की बात करेगा तो दुनिया भला कैसे भरोसा करेगी। अब दिल्ली में जुटे अरब देश पीएम मोदी की तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे हैं। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री को उम्मीद है कि भारत ही वो देश है जिसकी कोशिश से गाजा में शांति लाई जा सकती है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर, जो कि एनसीपी को लेकर है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से उनके परिजनों, समर्थकों और प्रशंसकों में अब भी शोक और संताप का माहौल है। आज सोनगांव में कोरहा और नीरा नदी के संगम पर अजीत पवार की अस्थियां प्रवाहित की गई। अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय पवार ने अपने पिता की अस्थियां पवित्र नदी में प्रवाहित की। उस समय उनकी मां और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी साथ में मौजूद थी। लेकिन इसके साथ महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ सवाल भी अब तैरने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल, अजीत पवार की जगह महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनसीपी की बागडोर किसको मिलेगी? बारामती सीट से अजीत पवार की जगह विधानसभा का उपचुनाव कौन लड़ेगा? क्या फडणवीस सरकार में अजीत पवार वाली सारी मिनिस्ट्री एनसीपी के नेताओं को ही मिलेगी? और क्या अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी का आपस में मर्जर होगा, विलय होगा? इन 5 सवालों के जवाब पर अजीत पवार के पूरे परिवार की राजनीति भी अब घूम रही है और बहुत हद तक महाराष्ट्र की राजनीति भी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बातों को डिकोड करें तो लगता है कि दोनों पार्टियों का कुछ समय बाद विलय तय है। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार को। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से जाकर मुलाकात की। फिर उन्होंने प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। हमें एनसीपी के विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनसीपी नेता चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में एनसीपी के नेता बताए जाते हैं। सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि अगर सुनेत्रा पवार राजी हो गई तो जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है। और खबर तो यह भी है कि सुनेत्रा पवार को शायद कल तक मना लिया जाएगा। छगन भुजबल को सुनते हैं। टेंटेटिव्हली असं ठरलं होतं की उद्या मीटिंग घेऊन CLPची
सुनेत्रा ताईंचे जे आहे नाव आपण CLP लीडर म्हणून फायनल करायचं. अब राजेश टोपे जी ने जो कहा कि दोनों एनसीपी के एकत्र आने की बात, एक होने की बात, वो सच बात है. इनकी बैठक हुई थी और एक होने की बात चल रही थी. कांग्रेस के कुछ नेताओं को शक है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे कहीं कोई गलत मंशा तो नहीं थी. खैर, कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं. पब्लिक व्यू का वक्त है. पब्लिक क्या कह रही है आज की बड़ी कहानियों पर, पहले वो देख लेते हैं. राघव कृष्ण का हमारे पास ट्वीट आया है. जो सनातन के आगे झुका है उसका कद बड़ा है. शंकराचार्य सनातन का सर्वोच्च पद है. उनके आगे अगर यूपी सरकार झुकती भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. जागेश कौरव हमारे रेगुलर व्यूवर हैं. वो लिखते हैं, जनहित के लिए सकारात्मक विरोध का स्वागत होना चाहिए. लोकतंत्र में अपने पक्ष को रखने के लिए देश के प्रति सकारात्मकता का भाव अति आवश्यक है. जितेंद्र सिंह एक और ट्वीट, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के विश्वविद्यालय नहीं दिखते. BHU हो या JNU, कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय भी राजनीति का अखाड़ा बन गए. इसी नोट पर आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कल शाम 6:57 में मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल में, जिसमें UGC पे डिटेल रिपोर्ट देखिएगा. शुभ रात्रि.